आज से हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वो हम लोग रिवाइज करने चल रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके सिलेबस में जो सबसे पहला यूनिट होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स होते हैं। सबसे पहला वाला आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसको आप बोलते हो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म, फिर वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये जो आपका यूनिट है, ये इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके नाम में देखिए 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब कोई चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है कंडीशन ऑफ यानी स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कि जब चार्ज अपनी रेस्ट कंडीशन में होता है तब जो जो प्रॉपर्टीज वो क्रिएट करता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं और उन दोनों ही चैप्टर्स में चार्ज अपनी रेस्ट कंडीशन में होगा। मैटर ये है कि सर चार्ज क्या होता है? तो चार्ज बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, चार्ज जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्रिएट करता है या मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, उसको क्रिएट करने वाला कौन है? चार्ज। चार्ज की ही वजह से ऐसा होता है। चार्ज के अगर बेसिक्स में हम लोग जाएं तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का सिंपल सा मतलब है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उसमें कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। दूसरा चार्ज होता है बेटा निगेटिव चार्ज, जिसका सिंपल सा मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में ज्यादा है, ज्यादा नंबर में है, तो वो कहलाएगा निगेटिव, और अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो वो कहलाएगा पॉजिटिव। किसी भी सब्सटेंस पर अगर आप किसी भी तरीके से पॉजिटिव चार्ज अगर लाते हो तो उसका मास बोलो डिक्रीज होगा। अगर आप सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो उसका मास डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और अगर किसी पर आप निगेटिव चार्ज लाते हो तो उस सब्सटेंस का मास इंक्रीज होगा। ठीक, ये आई थिंक आप लोग को पता होगा। ये बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग और चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं। ये तो चार्ज था। चार्ज पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट केवल 3 तरीके से हम लोग करेंगे, या कह लो कि चार्ज पार्टिकल 3 है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, अदर वन इज प्रोटॉन एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही होगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन पर 0 कूलम का चार्ज होता है। अगर हम लोग मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg, सबसे कम मास है। लेकिन अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हम लोग बात करें तो उसका मास लगभग 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। दोनों का ऑलमोस्ट इतना ही मास होता है। दोनों में से बेटा ज्यादा मास किसका होता है? अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से ज्यादा मास किसका होता है? प्रोटॉन का। मतलब मास ऑफ द प्रोटॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन का जो मास है थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये बात दिमाग में रखिएगा। बाकी एग्जैक्टली कितना है उसकी हमको जरूरत नहीं है। अगर इन चार्जेस को और देखें कि ये किससे मिल करके बनते हैं, तो चार्जेस आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। आपके सिलेबस में अगर देखा जाए तो क्वार्क्स केवल और केवल 2 हैं जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला होता है अप क्वार्क और दूसरा होता है डाउन क्वार्क। किसी भी एक अप क्वार्क में +2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और डाउन क्वार्क में
-1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। अगर हम लोग किसी भी प्रोटॉन की स्टडी करें तो उस प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है। 2 अप और एक डाउन। 2 अप क्वार्क होने का मतलब +2/3 E +2/3 E, और एक डाउन क्वार्क होने का मतलब -1/3 E। तो टोटल चार्ज आप चेक करिए, प्रोटॉन का टोटल चार्ज सॉल्व होकर कितना आएगा, 4/3 -1/3, 3/3, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू +E। तो किसी भी प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके अंदर 3 क्वार्क्स होते हैं, 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अगर हम लोग बात करते हैं किसी न्यूट्रॉन का, तो उसमें यही चीजें होंगी, बस जस्ट अपोजिट, यानी कि 2 डाउन और एक अप। तो अगर हम लोग किसी न्यूट्रॉन पर चार्ज देखें, 2 डाउन मतलब -1/3 -1/3, और एक अप का मतलब हो गया +2/3। तो न्यूट्रॉन पर बेटा चार्ज कितना हुआ, 0 के बराबर। ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग चार्जेस को देखें, यानी प्रोटॉन्स को देखें, न्यूट्रॉन्स को देखें, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। ठीक, इंडिविजुअल क्वार्क की बात करें तो एक अकेला क्वार्क कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। सो क्वार्क में आप ये भी पॉइंट अपने दिमाग में रख सकते हैं, इट डजंट एग्जिस्ट अलोन। मतलब एक सिंगल क्वार्क कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्वार्क हमेशा हमें कुछ पेयर्स में मिलेगा। हमेशा कम से कम 3 क्वार्क जब इकट्ठा होंगे तब वो कोई एक स्टेबल पार्टिकल बना सकता है। इसका मतलब चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट अगर आपसे कहा जाए, या स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज आपसे कहा जाए, तो दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। किसी भी सब्सटेंस में आपसे अगर कहा जाए कि भाई चार्ज को ट्रांसफर करना है, तो हम लोग मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जब भी E/3 होगा, 2E/3 होगा, तो वो क्वार्क बनेगा, और वो क्वार्क कभी भी स्टेबल अकेला नहीं होता है। इसका मतलब आइसोलेटेड या सिंगल क्वार्क कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा कि सिंगल क्वार्क इज अनस्टेबल। सिंगल क्वार्क इज अनस्टेबल। तो सबसे छोटा स्टेबल चार्ज कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट स्टेबल चार्ज that can be transferred is the charge of 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब उसमें भी सोचो, प्रोटॉन खुद तो मूव करेगा नहीं, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए मूवेबल चार्ज कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बेसिक आप सबको पता है, सेम टाइप के चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट टाइप के चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। जहां भी चार्ज होगा वहां पर मास जरूर होगा, दैट मींस चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपने चार्ज की पढ़ रखी है, दैट इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल मतलब है टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टोटल चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर होता है वो इंटीजर टाइम्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। इसका मतलब ये जो n यहां पर है, दैट n इज ऑलवेज इंटीजर। ये n आपका +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, एंड सो ऑन, इवन 0 भी हो सकता है। लेकिन ये n कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब कितना चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर है, आप बोलोगे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो हो सकता है लेकिन 0.5 इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ही वजह से हम लोग इस पॉइंट को जान पाए हैं कि स्मॉलेस्ट ट्रांसफरेबल चार्ज कौन है, 1 इलेक्ट्रॉन। Smallest amount of charge that can be transferred from one object to another is the charge of 1 electron. क्लियर है ये बात? इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कि कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है
तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज था उतना चार्ज है, वो चार्ज उसमें अपने आप से चेंज नहीं हो सकता। ठीक, चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड, यानी कि चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। कोई बताएगा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है भाई? चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड ऑब्जेक्ट की चाहे जितनी बढ़ाओ लेकिन चार्ज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत फास्ट मूव कराएं तो उसका मास बढ़ने लगता है। ये वाला फॉर्मूला आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में जरूर बताया होगा। ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बेटा बढ़ेगी तो उसका मास भी बढ़ेगा। अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाए तो ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर मास इनफाइनाइट हुआ तो यहीं से मैंने आपको बोला था गॉड पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। यानी कि वो पार्टिकल का अगर मास बहुत ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी E बराबर mc², ये भी इनफाइनाइट होगा, और वहीं से एक थ्योरी स्टार्ट होती है गॉड पार्टिकल की। फिलहाल अगर स्पीड बढ़ाओ तो मास बढ़ता है लेकिन चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चार्ज इज कांस्टेंट। स्पीड आप चाहे जितनी ज्यादा बढ़ा दो कम कर दो उससे हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ज विल बी कांस्टेंट। क्या ये बात क्लियर है? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग चार्ज की एक बहुत अच्छी और प्रॉपर्टी की बात करने चल रहे हैं जो आपके सिलेबस में है, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी जो चार्ज होता है वो हमेशा अपने आसपास एक ऐसा रीजन क्रिएट करता है जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। दैट मीन्स अगर ये कोई चार्ज Q है तो ये Q चार्ज अपने आसपास एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा, इस तरीके का एक ऐसा स्पेस क्रिएट करेगा कि इस स्पेस में अगर कोई दूसरा छोटा सा चार्ज अगर एंटर करे तो ये वाला चार्ज या तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, या तो उसको रिपेल कर देगा। ये डिपेंड करता है कि अगर ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज सेम नेचर का है तो ये हमेशा रिपेल करेगा, अगर अपोजिट नेचर का है तो ये अट्रैक्ट करेगा। इस वाले चार्ज को, जिसको हम यहां पर टेस्टिंग के लिए ला रहे हैं, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं टेस्ट चार्ज। किसी भी टेस्ट चार्ज का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है Q0 दैट विल बी टेंडिंग टू 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लगभग 0 के बराबर है। इसका मतलब दिस इज अ वेरी 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 स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज होता है जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इस चार्ज Q के आसपास का ये रीजन जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर आएगा तो उसके ऊपर बेटा अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज Q in which the test charge Q0 experiences a force of attraction or repulsion is called electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ इट इज डिनोटेड बाई E which is equal to F by Q0। भाई मैंने आपसे क्या बोला? अगर ये Q0 वाला चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उसको रिपेल कर देगा। अगर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई फोर्स उनके बीच में होगा, जिसके बारे में कूलम साहब ने डिटेल में बताया था। अभी हम लोग उसकी बात भी करने वाले हैं। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंपल मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ Q0। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इट इज व्हाट? इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज ले लें, यानी 1 कूलम का अगर हम लोग एक टेस्ट चार्ज ले लें तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर आपको पता करना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तगड़ी है तो उसके लिए आप क्या करोगे? 1 कूलम का चार्ज लाओ, यहां पे रख दो,
रखते ही जितना ज्यादा फोर्स लगे, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? बाई प्लेसिंग अ टेस्ट चार्ज इन द रीजन। उस रीजन में टेस्ट चार्ज रख दीजिए, अपने आप बेटा फोर्स लग जाएगा। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता है दैट इज सिंपली F बाई Q नॉट, दैट मींस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इज दिस क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी रीजन में होती है उसको वहां पर बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए वी मेक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली दे आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं? दे आर इमेजिनरी लाइंस। रियलिटी में ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दीज आर इमेजिनरी, स्मूथ and continuous curves, the tangent on which represents the direction of net electric field। यानी कि अगर इस तरीके का कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व पर अगर आप किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्लियर? यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर या इलेक्ट्रिक फील्ड के कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक मतलब और भी हुआ। अगर हम लोग यहां पर ध्यान से चीजों को समझ रहे थे तो हमने ये पढ़ा E बराबर F बाई Q नॉट। इसका मतलब F बराबर Q नॉट E। इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर मैं इस जगह पर यहां पर जहां मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो उस टेस्ट चार्ज पर बोलो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बोलो यार, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा। तो यहां पर अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व होगा, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। जब चार्ज यहां पर तो फोर्स इधर, जब चार्ज यहां पहुंचेगा फोर्स इधर, जब चार्ज यहां पहुंचेगा फोर्स इधर, जब चार्ज यहां पहुंचेगा फोर्स नीचे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये चार्ज, मान लो यहां पे हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज लाके रख दीजिए। जैसे ही रखेंगे अगर वो चार्ज ऐसा जाए तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, अगर वो चार्ज इधर चला जाए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ। जिस भी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर जाए दैट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट चार्ज हमने रखा है वो 0 स्पीड में होना चाहिए। आराम से स्मूथली यहां पे हम रखेंगे उसको। क्लियर? इस चार्ज में कोई और स्पीड नहीं होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड नहीं होनी चाहिए, वरना उसका भी इंफ्लुएंस उसके ऊपर आएगा। क्लियर है? अब आते हैं, देखो चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज डेवलप कराना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन करना। क्या करना? इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्जिंग का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिफिकेशन करना, यानी इलेक्ट्रीफाई करना। इलेक्ट्रीफाई करने का मतलब भी सिंपल हो गया, चार्ज करना। तो किसी भी सब्सटेंस में चार्ज लाने के 3 तरीके हो सकते हैं, दैट इज चार्जिंग बाई रबिंग। रबिंग का मतलब हो गया चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है चार्जिंग बाई रबिंग, यानी कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। दूसरा है चार्जिंग बाई टचिंग। टचिंग का मतलब हो गया बाई कंडक्शन। और तीसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। वी हैव 3 different methods. So charging by rubbing, charging by touching and charging by induction. चार्जिंग बाई रबिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर एक ग्लास का रॉड ले लिया जाए
और उस ग्लास के रॉड को हम लोग किसी सिल्क के कपड़े में रब करें, ग्लास के रॉड को अगर हम लोग सिल्क के कपड़े में रब करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है कि रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव। ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के कपड़े पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। यहीं पर अगर ये रॉड किसी दूसरे मटेरियल का ले लें, जैसे एक मटेरियल आपका आता है इबोनाइट, या इसी को एम्बर भी कहा जाता है, इबोनाइट का रॉड ले लीजिए या एम्बर का रॉड ले लीजिए, और इस बार जो कपड़ा है वो वूलन क्लॉथ ले लो जिसमें फर हो, स्वेटर टाइप का जो कपड़ा होता है वो अगर हम लोग ऑब्जर्व कर लें जिसमें फर हो, तो इस बार रॉड पर कौन सा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव और इस कंडीशन में निगेटिव। तो हम लोग एक्सप्लेन इसको ऐसे करते हैं कि इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्लास रॉड से सिल्क के कपड़े में आया होगा, और इस कंडीशन में वूलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन्स किधर गए होंगे, रॉड में, इबोनाइट या एम्बर की रॉड में। तो हर केस में आप चेक कर लो, मूव सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। दैट मींस फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी द ओनली रिस्पॉन्सिबल चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल चार्ज है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल चार्ज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैटर ये है कि सर ऐसा आखिर क्यों हुआ, इस बार इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस बार इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा क्यों हुआ। तो देखो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना वर्क फंक्शन होता है। क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी एक सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जब आप रब करते हो तो वहां पर फ्रिक्शन जनरेट होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में। अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमको कम लगानी पड़ेगी। जैसे एक सब्सटेंस ये है और एक सब्सटेंस ये है, दोनों को रब कर रहे हैं। अब मान लो इस वाले सब्सटेंस का वर्क फंक्शन है केवल 10 जूल, इसका वर्क फंक्शन है 100 जूल। जैसे रगड़ना शुरू करोगे, बोलो इसको 10 जूल पहले मिल जाएगा, तो ये खट से इलेक्ट्रॉन फेंक देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा इससे। और जैसे इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, अभी इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं है। इसका मतलब जब हम ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े की बात करते हैं तो वर्क फंक्शन बोलो दोनों में से किसका ज्यादा होगा, सिल्क के कपड़े का। इस बार वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ ग्लास। सिल्क के कपड़े का वर्क फंक्शन ज्यादा था, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं दे पाया। जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर देता है। क्या ये बात समझ में आई। यहां पर अगर इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं तो इस बार बोलो वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, इबोनाइट की रॉड का। तो इबोनाइट की रॉड का जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ वूलन क्लॉथ। इज दिस क्लियर। तो वर्क फंक्शन जिसका ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जिसका वर्क फंक्शन कम वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, कोई डाउट हो भाई पूछ लीजिए इसमें। ठीक, फिर दूसरा बेटा मेथड आता है जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाई टचिंग। चार्जिंग बाई टचिंग का मतलब यह है कि यही जो दो रॉड्स अभी आपने चार्ज किया था, जिस पर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आया था और दूसरे वाले पर नेगेटिव चार्ज आया था, उनमें से कोई एक रॉड आप उठा लीजिए। तो मान लो ग्लास का रॉड हमने उठाया और किसी एक अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर में टच कराइए। अब अनचार्ज्ड कहने का मतलब यह है कि इसमें 0 कूलम का चार्ज है। 0 कूलम चार्ज कहने का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और हम लोग इस वाले पॉजिटिव चार्ज के रॉड को इस बार लाकर अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर में टच कराएंगे। जैसे ही टच कराएंगे होगा ये कि इसके अंदर का जो नेगेटिव होगा वो तुरंत रॉड में चला जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गया रॉड की तरफ। बोलो यार,
तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा? ये भी वो पॉजिटिव है जो इसके अंदर पहले से था। बोलो यार, इसके अंदर अगर मान लो +2 कूलम पॉजिटिव और -2 कूलम नेगेटिव था, तो नेट चार्ज कितना था इसमें? 0। भाई +2 -2 तो नेट कितना था? 0। इस पॉजिटिव को देख करके -2 कूलम चला गया इधर, -2 कूलम चला गया इधर, तो इसमें कौन सा चार्ज बचा? +2 कूलम, जो इसका अपना पॉजिटिव था। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटा चार्जिंग बाई टचिंग। तो अब ये एक चार्ज्ड कंडक्टर हो गया। क्लियर है? यहीं पर अगर हम लोग सेकंड केस ले लें कि उस रॉड को हम निगेटिव वाला रॉड ले आए और फिर से वही अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर में, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर में अगर लाकर टच कराते हैं, तो इस बार इसके अंदर का जो निगेटिव होगा, ये वाला जो निगेटिव होगा, वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। बोलो यार, इसके अंदर +2 कूलम भी है और इसके अंदर -2 कूलम भी है। बोलो, निगेटिव को देख के -2 कूलम तो वैसे ही भाग जाएगा, कहेगा हमें नहीं जाना, लेकिन पॉजिटिव को देखकर ये अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव तो जा नहीं सकता, तो आएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इधर से निगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, तो इसका अपना जो था और ये वाला जो आया, ठीक। तो ओवरऑल इसमें चार्ज जो है वो कौन सा दिखेगा हमको? निगेटिव चार्ज दिखेगा। तो ये जो कंडक्टर है या ये जो सब्सटेंस है, ये जो मेटेलिक स्फीयर था, इस पर कौन सा चार्ज दिखेगा हमको? निगेटिव। और कुछ समय के बाद आप सबको पता है, अगर ये एक मेटेलिक स्फीयर है तो ये सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस। जैसे ही इसको छोड़ोगे थोड़े समय के बाद ये सारा चार्ज यहां बाहर दिखेगा और इसमें भी ये सारा माइनस चार्ज बाहर दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? फिर तीसरा प्रोसेस आपका आता है जिसमें हम लोग इस बार टच नहीं कराएंगे, इस बार हम इसी पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड को उस अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर के पास लाएंगे, टच नहीं कराएंगे। जब आप पास लेकर के आओगे तो इसके अंदर का जो -2 कूलम था वो इधर सरफेस पर आ जाएगा और जो +2 कूलम था वो इधर सरफेस पर चला जाएगा। क्लियर है? बोलो भाई, ये जो बॉडी है, अब ये जो सब्सटेंस है ये कैसा हो गया? नाउ इट इज पार्शियली चार्ज्ड। अब ये सब्सटेंस आपका पार्शियली चार्ज्ड हो गया, इसमें आधा नेगेटिव और आधा पॉजिटिव। लेकिन अभी भी अगर कोई इसमें आपसे पूछे कि बेटा नेट चार्ज कितना है, तो वो नेट चार्ज कितना होगा? 0। क्या ये बात समझ में आई? देखो, अगर मैं इंडक्शन की बात करूं तो बेटा इंडक्शन में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया गया, ठीक। इसका मतलब यहां पर चेंज इन मास भी कितना होगा? 0। कोई मास का चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले वाले प्रोसेस में मैं बात करूं, इसमें देखो यहां का इलेक्ट्रॉन इधर गया था, तो इसका मास बोलो यार डिक्रीज हो गया, और इस कंडीशन में इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर आया है तो इसका मास बढ़ गया। तो इधर मास इंक्रीज हुआ जबकि इधर मास डिक्रीज हुआ, जबकि इंडक्शन में ना तो चार्ज में कोई फर्क पड़ा ना तो मास में कोई फर्क पड़ा। इन चीजों को, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में आप लोग रखिएगा। क्लियर? अब इसके बाद की बात करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है कूलम्स लॉ। और कूलम साहब ने ये बताया था, अगर कोई भी दो चार्जेस होते हैं तो वो हमेशा या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो वो रिपेल करेंगे। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन उनके नेचर पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है that is proportional to Q1 Q2 and this force is again inversely proportional to R square। ये सारी चीजों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो F proportional to Q1 Q2 by R square बनता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, चाहे K लिखो या पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, तो फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वी कैन से वैक्यूम। परमिटिविटी का मतलब होता है कि वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी हम लोगों ने देखा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब वैक्यूम से या फ्री स्पेस से पास होती हैं तो उनको कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है। सो इट रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन दे आर फ्लोइंग इन वैक्यूम। जब वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो होती हैं
तो उनको जो भी रेजिस्टेंस ऑफर होता है दैट रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई परमिटिविटी। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। 1/4πε0 जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है दैट इज 9 × 10⁹ और अगर इसके यूनिट की बात किया जाए तो Fr²/Q1 Q2 मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां पर अगर ε0 की एग्जैक्टली वैल्यू पूछे तो वो वैल्यू बन जाएगी 1/4π × 9 × 10⁹ तो ε0 आपका बनेगा 8.85 × 10⁻⁻12 और इसका यूनिट क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी ε0 को आप बोलते हो परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर यही चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हम लोग रख दें, फॉर एनी मीडियम, अगर कोई मीडियम रख दिया जाए तो इस बार परमिटिविटी फिर उस मीडियम का होगा। मीडियम का परमिटिविटी रखेंगे तो एप्सिलॉन रखना होगा और एप्सिलॉन जो होता है वो ε0 × k के बराबर होता है। एप्सिलॉन का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ε0 का मतलब हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और k का मतलब हो गया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी मीडियम में कंडक्टर की कितनी प्रॉपर्टी है और इंसुलेटर की कितनी प्रॉपर्टी, यानी कितना परसेंटेज उसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का है और कितना परसेंटेज उसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज का है। सो दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कैन बी सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सेम कुछ ऐसी ही बात आपसे मैंने मैग्नेटिज्म में भी कर रखी है, अगर आपको याद हो तो। मैग्नेटिज्म में भी आपको बोला गया था अगर किसी मीडियम की बात करेंगे तो फिर उसका म्यू लेंगे और म्यू का मतलब हो गया μ0 × μr, जहां पर μ0 होता है परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम और μr का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर k को यहां पर चेक किया जाए तो दिस k कैन बी कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कह सकते हैं। सही है? अगर आपको याद आ रहा हो तो ये जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है μr दैट इज इक्वल टू 1 + G। याद है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो यार। सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 + मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सेम फॉर्मूला यहां पर भी होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है दैट इज 1 + इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। 1 + इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। जैसी जैसी चीजें आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है वैसा ही फॉर्मूला यहां भी होता है। अगर कभी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी दे दे तो वहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल लेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता चल जाएगा तो हमको एप्सिलॉन पता चल जाएगा तो हमको फोर्स भी पता चल जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि अगर दो चार्जेस हैं और इनके बीच का फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका मतलब ये जो चार्जेस हैं बेटा ये वैक्यूम में रखे हैं। चार्जेस कहां हैं? वैक्यूम में। और अगर यही चार्जेस किसी मीडियम में रख दें तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। इसका मतलब ये रहा कि जब आप किसी मीडियम की बात करते हो तो मीडियम में जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू वैक्यूम का फोर्स डिवाइडेड बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बताऊं 80 होता है तो इसका मतलब ये हो गया चार्जेस का एयर में अगर फोर्स है F तो वाटर में डालने पर वही फोर्स हो जाएगा F/80। यानी कि फोर्स इन वाटर इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम या फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाई 80। तो फोर्स एयर में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनी मीडियम। उससे भी ज्यादा फोर्स कहां पर होगा? वैक्यूम में। सबसे ज्यादा फोर्स चार्जेस के बीच में कहां लगता है? वैक्यूम में। जैसे ही चार्जेस को आप किसी मीडियम में डालते हो फोर्स की वैल्यू रिड्यूस होने लगती है क्योंकि हर एक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। क्या ये बात समझ में आई?
इतने में कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो आप। क्लियर है? फिर आता है यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगला कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो वेक्टर फॉर्म में समझने के लिए पहले आपको वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर का मतलब कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। वेक्टर में एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है और एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। ए कैप का फॉर्मूला है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर बन जाता है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। यूनिट वेक्टर का काम है किसी भी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसी भी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? यूनिट वेक्टर। और उसी यूनिट वेक्टर का हम लोग यहां पर करने वाले हैं यूज। यानी कि अगर एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और यहां पर हम लोग दो चार्जेस कंसीडर करें, एक चार्ज ये है जिसका पोजीशन वेक्टर है क्यू r1 और एक दूसरा चार्ज यहां कहीं पर है q2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। क्लियर? इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2। ये दो चार्जेस अपने पास हैं। अगर यहां पर देखा जाए इनके बीच का फोर्स, तो अगर दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं तो q1 वाला q2 को बोलो इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो ये फोर्स का नाम हो गया F12 फोर्स। F12 मतलब इट इज फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2। ये Q2 पर फोर्स है Q1 की वजह से। और अगर इस फोर्स की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R बोलो ये डिस्टेंस है। क्लियर है? R स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स का बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर इस फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लाना है तो हमको R वेक्टर, इस डायरेक्शन में अगर मैं एक वेक्टर मान लूं R वेक्टर, तो हमें उसके यूनिट वेक्टर से बोलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है और ये इसको क्या करेगा? डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। वैल्यू तो देखो सेम रहा ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन मिल गया इस डायरेक्शन में। क्लियर? और F12 वेक्टर बोलो इसी डायरेक्शन में था, तो हमने इसी डायरेक्शन में जो वेक्टर था R वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो फोर्स था F12 अब ये बन गया वेक्टर फॉर्म में और फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अगर इसका फॉर्मूला ओपन करें R वेक्टर अपॉन R, ये R स्क्वायर और वो R मिलके क्या बन जाएगा? और इसको हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर। तो ये हो गया बेटा फोर्स का वेक्टर फॉर्म, यानी कि दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यही है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। सिर्फ दिमाग इतना सा लगाना है अब कि ये जो R वेक्टर था ये हम लोगों ने अपनी तरफ से माना था। हमको यहां सिर्फ R1 और R2 वेक्टर जनरली गिवन होता है। इसका मतलब अगर ट्रायंगल्स लॉ हम लोग इसमें अप्लाई करें तो ये पता चलता है R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर बराबर R2 वेक्टर। सो वी कैन राइट हियर R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर is equal to R2 वेक्टर। so we can write R वेक्टर is equal to R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो हम लोग इस R वेक्टर की जगह R2 माइनस R1, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अगर हम लोग यहां पर इसका नेमिंग लिख दें, मान लो ये A है और ये फॉर एग्जांपल ये B है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो ये R वेक्टर बोलो AB वेक्टर है। बोलो यार AB वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी R2 वेक्टर माइनस, ये हम लोगों ने निकाला। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। सो F12 वेक्टर की वैल्यू बेटा चेक करना क्या बन गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब टाइम्स R वेक्टर, और R वेक्टर खुद क्या है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या ये कुछ समझ में आया? ये है पूरा फॉर्म, कूलम्स लॉ का फुल वेक्टर फॉर्म ये है।
क्लियर? सेम तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या Q2 वाला फोर्स भी Q1 को रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, और इस फोर्स का नाम हो सकता है F21 वेक्टर। यहां से अगर हम लोग F21 वेक्टर की वैल्यू लिखें, F21 वेक्टर की, तो वो वैल्यू जरा चेक करना कितना आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब टाइम्स R1 वेक्टर माइनस R2। देखो अगर आप ये वाला फोर्स चाहते हो तो इस बार जो यूनिट वेक्टर होगा बोलो इस डायरेक्शन में होगा, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब R1 माइनस R2। सही है? आपसे बोले ए बी वेक्टर बताओ तो R2 माइनस R1, आपसे बोले बी ए वेक्टर बताओ R1 माइनस R2। दे आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। क्लियर है? सो अगर हम लोग इन दो फोर्सेस को ऑब्जर्व करें तो ये दो फोर्सेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। दे आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। क्लियर है? इसका मतलब ये भी हुआ, हेंस इट इज ऑल्सो प्रूव दैट कूलम्स लॉ obeys Newton's third law also। बोलो यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑल्सो। कूलम साहब का ये जो लॉ है ये न्यूटन साहब के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगली चीज देखिएगा, यहां पे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाता है ये। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है, अगर हमें किसी भी सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोला जाए तो हम कैसे करेंगे। उसके भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अलग अलग सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जल्दी से देख लीजिए। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है। मैटर ये है कि सर हमको कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे दूर होंगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको। अगर कोई टेस्ट चार्ज यहां पे लाके रख दो, अगर ऐसे जाने लगे मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे जाने लगे मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा, बोलो इससे दूर भागेगा, यहां पे रखूंगा इससे दूर भागेगा, यहां रखूंगा इससे दूर भागेगा। इसका मतलब टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाए बस वही डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है। अगर एक निगेटिव चार्ज ले लें तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो टूवर्ड्स चार्ज हो जाती हैं। पॉजिटिव में अवे फ्रॉम चार्ज और निगेटिव में टूवर्ड्स चार्ज। तो इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न बन जाएगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा निगेटिव चार्ज हो तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलो पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो यहां से ऐसे निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक प्रॉपर्टी और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हो जाए बेटा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, यहां भी इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, इधर भी बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा, सेम पैटर्न। बस यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करने वाली है, इसलिए ये अपनी डायरेक्शन को ऐसा चेंज कर लेती हैं कि इनको कभी भी इंटरसेक्ट करना ना पड़े। क्लियर? तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके का बन जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो यहां पर बीचों बीच एक पॉइंट यहां मिल जाएगा, दैट पॉइंट इज नल पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है? नल पॉइंट। नल पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो। यहां पर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचने वाली नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई जीरो। अगर एक 2q चार्ज हो और यहां पर एक -q चार्ज हो, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इधर से अगर 100 लाइंस निकलेंगी, बोलो इधर से 100 निकलेंगी तो इधर कितनी पहुंचेंगी? 50।
बाकी हवा में है, बाकी लाइंस हवा में है। देखो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ओरिजिनेटिंग पॉइंट चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इज द ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट एंडिंग पॉइंट कहां है? इंफिनिटी पर। ठीक, यहां से मैं 100 चीजें आपकी तरफ फेंक रहा हूं, 100 में से आप 50-60 कैच कर पा रहे हैं, तो बाकी कहां गई? हवा में। यही होता भी हर क्लास में, 100 चीजें आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप 100 में 100 नहीं खींच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां वाला ये चार्ज बड़ा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देने की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उधर जो बैठा चार्ज है वो छोटा चार्ज है, उसकी कैच करने की पावर कम है, तो वो 100 लाइंस में से 50-60 लाइंस कैच कर पाता है, बाकी हवा में। बोलो साउंड जो होता है, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये साउंड एनर्जी, और एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं जो भी बोल रहा हूं ये वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं गया, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। अगर आपने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो आपके काम आएगी, नहीं तो हवा में गई, किसी और के काम आएगी, जहां तक जो समझ पाएगा जहां तक पहुंचेगी। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इधर से 100 लाइंस अगर निकलेंगी, मतलब इधर से अगर n लाइंस निकल रही हैं तो उधर तक कितनी पहुंचेंगी बेटा? n/2 लाइंस। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर है? डाउट हो तो बताओ भाई, जिसको भी डाउट हो पूछो। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर मैं जबरदस्ती इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवा ही दूं तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस होंगे, ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। इधर देखो किसी भी एक पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लेकिन जब इनका वेक्टर सम करोगे तो वो सम तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, दो डायरेक्शन में कभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता। और अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका एक मतलब और भी है। अगर मैं यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दूं Q0, तो बोलो क्या सिखाया था मैंने? टेस्ट चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। इसका मतलब यहां रखोगे तो टेस्ट चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। अब एक ही टेस्ट चार्ज दो डायरेक्शन में कैसे जाएगा? इसका मतलब two electric field lines can never intersect each other. So electric field lines can never intersect. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, they will never intersect each other. कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में आ जाए, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रास्ते में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इधर की तरफ ऐसे जा रही थी और ये इस तरह का कंडक्टर आया, तो ये कुछ ऐसा देखो चेंज करा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस में। चेक करिएगा जरा, इस तरीके का पैटर्न इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। किसी भी कंडक्टर के अंदर, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, दे नेवर एंटर कंडक्टर। ये देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के पास होंगी उनके शेप में भी चेंज करा लेगा। क्लियर? लेकिन एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, कंडक्टर के अंदर चार्ज की भी वैल्यू 0, सारा चार्ज कहां जाएगा? उसकी आउटर सरफेस। यहीं पर अगर सिस्टम कुछ इस तरीके का दे दिया जाए कि ये एक Q चार्ज है
ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक, और इनफैक्ट ये एक कैविटी है ऐसा, उस कैविटी में ये क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, मतलब ये एक हॉलो कंडक्टर है, समझिएगा जरा, ये एक ऐसा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर ये इस तरीके का कंडक्टर है हॉलो, ऐसा, ये बीच वाला ये स्पेस कैसा है, खाली है, ठीक, खाली है। यहां पर अगर अंदर हम लोग कोई एक पॉजिटिव चार्ज या कोई एक क्यू चार्ज रख दें तो अब क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो इस अंदर वाले कंडक्टर में आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। कंडक्टर के अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इधर से बाहर निकल जाएंगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इधर से बाहर। क्या ये बात समझ में आई? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करेगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इधर से बाहर। इज दिस क्लियर? इस अंदर वाले, इस वाले रीजन में, क्योंकि ये एक कंडक्टर है तो इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एज वेल एज इस रीजन में चार्ज भी जीरो, ठीक। अगर एक मेटेलिक प्लेट हो और उस प्लेट के आसपास यहां पर एक क्यू चार्ज रखा जाए, अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न? अगर ये क्यू चार्ज है और ये प्लेट है, मेटल का प्लेट है, अनचार्ज्ड है, तो ये वाला क्यू चार्ज यहां पर इंडक्शन कराएगा। क्या कराएगा? इंडक्शन। तो इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इधर की तरफ कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइक दिस। क्या ये बात समझ में आई? लाइक दिस। इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न ये क्रिएट कराएगा। तो दूसरा पैटर्न आपको खुद से सोचना है, अगर यही चार्ज निगेटिव हो जाए तब क्या होगा? यही चार्ज निगेटिव हो जाए तब क्या होगा? क्या वो ऐसा होगा? थोड़ा सा अच्छा बनाइएगा आप लोग, ठीक, कोशिश करिएगा इंटरसेक्ट ना हो और सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल मतलब इसको एकदम बीचों बीच बनाना, ताकि जितनी इधर लाइंस उतनी इधर लाइंस, ऐसा थोड़ा सिमेट्रिकल बढ़िया डायग्राम बनाइएगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहां पर भी हम लोग वही इंडक्शन करा के दिखा सकते हैं कि वो निगेटिव चार्ज था, इसलिए इसके अंदर का पॉजिटिव इधर आ जाएगा और निगेटिव इधर चला जाएगा। क्लियर? ठीक। अब इसके आगे अगली जो चीज आपको सिखाई जाती है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। तो अगर कोई चार्ज Q है, कोई Q चार्ज है, इस Q चार्ज के आसपास आप कोई Q नॉट चार्ज, टेस्ट चार्ज किसी जगह पर रखो जो कि इससे R डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है दैट इज इक्वल टू F बाई Q नॉट। फोर्स बिटवीन द चार्जेस हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका मतलब अगर कोई चार्ज है Q, उस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट P है, तो उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q नॉट। Q नॉट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब फोर्स के लिए मिनिमम कितने चार्ज होने चाहिए? 2। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक अकेले चार्ज से भी क्रिएट हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आया, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज एज वेल एज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। क्लियर? ये किसी भी आइसोलेटेड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड सिंगल चार्ज।
एक अकेला चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैसा होगा, ये सबको पता है। पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा इन दिस डायरेक्शन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है 1/4πε0 Q/r²। अगर आपसे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट रिक्वायर्ड हो, जो कि हो गई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोलेंगे तो यूनिट को आपको लिखना ही पड़ेगा, और वो यूनिट कितना होगा, न्यूटन पर कूलम। या दूसरा यूनिट भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या, वोल्ट पर मीटर, है ना, ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वोल्टेज। अब अगली चीज देखिए, अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन आपका होता है किसी भी चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरीके का एक चार्ज्ड रिंग हो, ये इस चार्ज रिंग पर टोटल चार्ज हम लोगों ने कितना दिया, Q के बराबर। इस रिंग का रेडियस कितना है, A के बराबर। इस रिंग से R डिस्टेंस पर यहां कहीं पर कोई पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था तरीका, पहले तो ये पूरा मैं पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो पूरे रिंग पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये इस तरीके का रिंग है, ऐसे वर्टिकली रिंग रखा गया है, इसके सेंटर से यहां कहीं पर पॉइंट है जहां पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल ऐसे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये छोटे से एलिमेंट में जो चार्ज होगा दैट विल बी आल्सो वेरी स्मॉल, सो दैट विल बी dq। इस dq चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछी जाए dq की वजह से, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अगर ये एक छोटा सा चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इससे अवे होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कुछ इस तरीके का dE। क्लियर है, dE इलेक्ट्रिक फील्ड इसने फॉर्म किया। और जरा ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस dE के दो कंपोनेंट्स होंगे, पहला है dE cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट इसका क्या है, dE sin थीटा। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है x डायरेक्शन में, तो मैं इस dE cos थीटा का क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन dE cos थीटा। मुझे y डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इंटीग्रेशन dE sin थीटा। अगर हम लोग दोनों डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग फॉर्मूला अंडर रूट EX² प्लस EY²। बोलो यार, अगर ये दोनों x और y डायरेक्शन में आ जाएगा तो अंडर रूट EX² प्लस EY² कर देंगे और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं पर किसी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर। लेकिन यहां पर देखो दो बार इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है और हम लोग यूजुअली इंटीग्रेशन को अवॉइड करते हैं, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हम करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक सिमिलर एलिमेंट यहां पर माना और इसमें फिर से चार्ज कितना होगा, dq। ये जो सिमिलर एलिमेंट हमने माना है, बहुत ध्यान से समझ लेना, ये हमने सिर्फ इस वजह से माना ताकि हमको दो बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े बस, वरना मेरा काम केवल एक एलिमेंट से चल रहा था, बस इन दोनों को इंटीग्रेशन करना था हमको, हम इंटीग्रेट कर देते, हमारा आंसर आ जाता। हमको दूसरे एलिमेंट की जरूरत नहीं थी। दूसरा सिर्फ इस वजह से हम मान रहे हैं ताकि हमको दो बार इंटीग्रेट ना करना पड़े। अब फिर से चेक करिए, बाई सिमिट्री अगर हम लोग चेक करें, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इस dE के फिर से कंपोनेंट्स होंगे इधर की तरफ dE cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट फिर से इसका होगा dE sin थीटा। हमको दो कंपोनेंट मानने से बस इतना फायदा हुआ कि dE sin थीटा से dE sin थीटा कैंसिल हो गया, तो अपने को यह आइडिया लग गया कि सर y डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हो जाने वाला है कैंसिल। क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए अगर एक एलिमेंट ऊपर है तो इसके जस्ट नीचे एक एलिमेंट यहां भी होगा, एक एलिमेंट यहां माना है तो जस्ट अपोजिट एक यहां भी होगा, और ये दो एलिमेंट्स जो अपोजिट डायरेक्शन में है उनकी वजह से y कंपोनेंट जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है एंड दैट दे विल बी कैंसिल्ड आउट। लेकिन सर जब दो एलिमेंट माना तो x डायरेक्शन में दो बार dE cos थीटा दिख रहा है हमको। क्लियर। इसका मतलब x डायरेक्शन वाले इंटीग्रेशन से हम खुद को बचा
नहीं सकते। जब एक बार एलिमेंट था तो एक बार डी ई कॉस थीटा, और जब दो एलिमेंट हुए तो 2 DE कॉस थीटा, 3 मानेंगे तो 3 DE कॉस थीटा। इसका मतलब ये DE कॉस थीटा वाला इंटीग्रेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। अगर यहां पर वैल्यू रखें, DE की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DE का मतलब हो गया DQ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक। सो चार्ज हो गया DQ, और ये वाला डिस्टेंस बेटा कितना होगा, अगर ये रेडियस A है, ये डिस्टेंस R के बराबर है, तो क्या ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा। उसको हम लोग यहां पे रखेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बोलो, क्योंकि डिस्टेंस का क्या होता है, होल स्क्वायर, तो वो अंडर रूट और होल स्क्वायर दोनों कैंसिल। फिर क्या बचा, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया R और हाइपोटेनस हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास आएगी इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R डिवाइडेड बाई, देखो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और ये बेटा बन जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अंदर सिर्फ ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ DQ। क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ DQ। सिर्फ DQ का इंटीग्रेशन बचा हुआ है, तो मैं उसी को यहां पर लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये है 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ DQ, और अगर इसकी वैल्यू हम लोग लिख दें तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। DQ का इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज यहां पर कितना है, कैपिटल Q के बराबर। टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q के बराबर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये एक R भी है, तो ये बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें R है सेंटर से पॉइंट P की डिस्टेंस। R क्या है, सेंटर और पॉइंट की डिस्टेंस। ये R रेडियस नहीं है, रेडियस क्या है यहां पर, A के बराबर। तो याद रखना, ऊपर जो R होता है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस है R। और आप चेक करो, अगर Y वाला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो ये सिंपल बेटा बचेगा अंडर रूट EX का स्क्वायर प्लस 0, है ना। तो ये सिंपली EX के बराबर होगा। इसका मतलब यही जो हम लोगों ने निकाला है, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इसका मतलब दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, x डायरेक्शन में है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं अवे फ्रॉम रिंग। तो अगर इस तरह की किसी भी रिंग की हम लोग बात करते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अवे फ्रॉम रिंग। अगर हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें, ये रिंग है इस तरीके से रखा हुआ, इससे R डिस्टेंस पर यहां पर कोई पॉइंट है P पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, सही है। और अगर इससे R डिस्टेंस पर लेफ्ट में कोई पॉइंट हो, ये सेंटर है, R डिस्टेंस पर लेफ्ट में कोई पॉइंट हो P डैश, तो उस P डैश पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी E डैश। इज दिस क्लियर। और ये रिंग कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग था। तो पॉजिटिव चार्ज वाले रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे डायरेक्शन में होती है, रिंग से दूर। अगर आपसे यहां पर एक स्पेशल केस की बात किया जाए, मतलब रिंग के सेंटर पर अगर हम लोग बात करें, यानी कि एट सेंटर ऑफ रिंग अगर हम लोग डिस्कशन करें, तो रिंग के सेंटर का मतलब ये R डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। अगर R 0 हो जाएगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। ये केस नंबर 1 था। केस नंबर 2, अगर पॉइंट बहुत दूर हो जाए, इफ पॉइंट P इज फार अवे, अगर पॉइंट P बहुत दूर हो जाए, तो बोलो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की जगह
हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। और अगर हम आर स्क्वायर लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट P पर कितना बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब आर क्यूब। और इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस रिंग से पॉइंट बहुत दूर हो तो बहुत दूर से देखने पर ये रिंग नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा सारा का सारा चार्ज कहां पर है, इसके सेंटर पर है। सो होल चार्ज विल बी अज्यूम्ड टू बी एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। इज दिस क्लियर? और अगर यही पॉइंट आपका इंफिनिटी पर हो जाए, इफ point P is at infinity then this electric field will be equal to, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 होता है, इंफिनिटी पर 0 होता है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं पर मैक्सिमम होता होगा। अब आपका होमवर्क यही है कि आप फोर्थ केस करेंगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है ये आप निकाल करके हमें बताएंगे, और जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो इस पर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं भाई।